हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक और मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इनसाइट्स ऑन फिजिक्स। तो सर अभी हम आ गए हैं हमारे वीडियो नंबर 3 पे और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स में अगर मैं आपको ये कहूँ कि इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम, क्या इम्पल्स यानी चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या सर? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो इस टर्मिनोलॉजी को, चेंज इन मोमेंटम को हम शॉर्ट में कान में आवाज करके कहते हैं कि यही इम्पल्स है, गंगाधर ही शक्तिमान है। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ इम्पल्स। जैसे देखिए, बेसिक इक्वेशन ऑफ फोर्स जो हमने कल पढ़ा था, यहां पे हम लिख देंगे कि यूजिंग न्यूटन्स सेकेंड लॉ। क्या कहता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ? कि न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या पढ़ा था हमने कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स इज, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? रेट ऑफ, आप साथ साथ लिखिए भी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या बेटा? कि मोमेंटम चेंज होने का जो रेट है, जो प्रमाण है, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? फोर्स। तो मैथमेटिकली मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp by dt, या फिर रिमूविंग प्रोपोर्शनलिटी साइन वी नीड टू ऐड सर्टेन कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट की वैल्यू अपन यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 पकड़ लेंगे, तो फोर्स हो जाएगा मेरा dp by dt। मतलब क्या बेटा? सिंपल भाषा में मैं लिख सकता हूँ d by dt ऑफ क्या? मास इंटू वेलोसिटी। फिर हमने एक बार मास कांस्टेंट लेके क्या लिखा था यहाँ से, देखिए अगर आपको याद होगा तो, मास कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा? m dv by dt, m dv by dt। और व्हाट इज dv by dt? ये बन जाएगा हमारा ma। और दूसरा हमने क्या कांस्टेंट रखा था? वेलोसिटी कांस्टेंट रखा था, तो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा v dm by dt। इसको हमने पिचकारी, PICHKARI, पिचकारी इक्वेशन भी कह के बुलाया था। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे डाइवर्ट होना नहीं है फिलहाल, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लो कि आपको मोमेंटम दिया था, क्या दिया था? मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। क्या दिया था? मोमेंटम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड डेरिवेटिंग द मोमेंटम, क्या मिलेगा हमको? डेरिवेटिंग द मोमेंटम, वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ फोर्स। वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ फोर्स। इक्वेशन ऑफ क्या मिलेगा? फोर्स। अब अगर ये फोर्स आया बेटा फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम बोलेंगे कि वेरिएबल फोर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिएबल फोर्स। और अगर फोर्स फंक्शन ऑफ टाइम नहीं आया सर, मतलब वक्त के हिसाब से नहीं बदल रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट फोर्स। कौन सा हो जाएगा बेटा? ये हमारा कांस्टेंट फोर्स। और यहाँ पे हम लिख देंगे वेरिएबल, क्या लिख देंगे? वेरिएबल फोर्स। तो इस तरह से हमने डेरिवेटिंग फोर्स को, डेरिवेटिंग मोमेंटम को हमने किसका इक्वेशन निकाला था बेटा? हमने निकाला था इक्वेशन ऑफ फोर्स। अभी इसी आधार पर, जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे दे दिया गया कि इक्वेशन ऑफ यहाँ पे आपको दे दिया गया फोर्स। फोर्स कांस्टेंट भी हो सकता है, फोर्स वेरिएबल भी हो सकता है, बराबर है। इसी चीज को देखो, इसी चीज को हम यहाँ पे डेविएट करके लिखते हैं, है ना। सिंपल भाषा में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैसे मान लो इम्पल्स को मैं क्या कह रहा हूं कि इम्पल्स जो है, इम्पल्स मतलब क्या बेटा? इट इज जस्ट अ सडन फोर्स, सडन लार्जर फोर्स। कैसा फोर्स? लार्जर फोर्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। मतलब एक बहुत बड़ा भड़ से धड़का अगर बैठा होगा, है ना। जैसे देखो, कोई, आप ऐसा करना नहीं चाहिए, लेकिन कभी अपने को कोई ऐसा आके ऐसा भुक्की मार देता है ना। तो अगर बहुत बड़ा फोर्स बहुत कम समय के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, तो उसके वजह से ऑब्जेक्ट में जो चेंज इन मोमेंटम आता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, उस टर्म को हम यहाँ पे क्या कहेंगे बेटा? इम्पल्स। क्या कहेंगे? इम्पल्स। और इम्पल्स को जनरली डिफाइन किया जाता है बेटा लेटर जे से। किससे डिफाइन किया जाता है? लेटर जे से। जनरली अलग भी हो सकते हैं, हम जे से डिनोट करेंगे। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे लिख दिया बार। तो इट इटसेल्फ मीन्स कि ये कौन सी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है सर? क्योंकि बेसिकली इम्पल्स मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम।
और चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या, मोमेंटम माइनस मोमेंटम, तो मोमेंटम में से अगर मोमेंटम निकालोगे तो मोमेंटम ही मिलेगा, लेंथ में से लेंथ निकालोगे तो लेंथ ही मिलेगा, स्पीड में से स्पीड निकालोगे तो स्पीड ही मिलेगा, तो वैसे मोमेंटम में से मोमेंटम निकालो तो मोमेंटम ही मिलेगा। तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब इम्पल्स का यूनिट भी हो जाएगा kg/s, जो कि मोमेंटम का ही है, और डायमेंशन हो जाएगा बेटा L1 m1 t-1। क्या लिखेंगे यहाँ पे, L1 m1 t-1, ये हो जाएगा डायमेंशंस ऑफ मोमेंटम। क्लियर है से यहाँ तक। अब चलो विदाउट टाइम पास करते हुए डायरेक्ट आते हैं हम कि हाउ टू कैलकुलेट द इम्पल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम। अब देखिए भाई साहब, आपको बेसिक इक्वेशन क्या दिया है, F = dp/dt। एक मिनट मेरे को बस देख लेने दो कि ये फ्रेम में आ रहा है या फ्रेम के बाहर जा रहा है। सर इतना चिपका के लिख दिया ऊपर कि थोड़े से बच गया। हाँ, थोड़ा बराबर से लिखो सर, क्या लिख रहे हो। ठीक है बेटा, और लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, तो लिख देते बेटा यहाँ पे F = क्या लिखेंगे, dp/dt। क्या इसी इक्वेशन से मैं ऐसा लिख सकता हूँ बेटा कि dp मतलब क्या, dp क्या हो जाएगा बेटा f dt, dp क्या हो जाएगा f dt, बस। अब dp मतलब क्या, स्मॉल इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज इज dp, इट इज इक्वल्स टू क्या f dt। dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम इज 4 टाइम्स चेंज इन टाइम। अब देखो बेटा यहां से दो कहानियां बनती है, कितनी कहानियां, दो कहानियां, कि इफ फोर्स इज कांस्टेंट, क्या लिखेंगे, फोर्स अगर कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, देखो dp = f dt। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हम क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, किसको, f dt को दोनों तरफ। यहाँ पे मान लेते कि इनिशियल मोमेंटम pi, फाइनल मोमेंटम मान लेते pf, है ना, मान लेते टाइम फ्रॉम t1 से टाइम कितना बेटा t2। फोर्स कैसा है हमारा कांस्टेंट, तो व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ dp, इट इज p। क्या लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम pf, इनिशियल मोमेंटम pi इज इक्वल टू f, तो कांस्टेंट हो जाएगा भाई साहब, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बेटा, t1 से लेकर t2 ऑफ क्या लिखेंगे dt। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाइनल मोमेंटम pf माइनस इनिशियल मोमेंटम pi इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पे f, व्हाट इज dt का बेटा, dt का हो जाएगा t2 और यहाँ पे लिख देंगे t1। अब देखो वैल्यूज पुट कर लेते हैं, pf माइनस pi मतलब क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल p इज इक्वल टू लिखेंगे फोर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे हम t2 माइनस t1, मतलब ही मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि डेल p इज नथिंग बट फोर्स इंटू dt। ये कब बेटा, जब फोर्स क्या है मेरा कांस्टेंट, जब क्या है मेरा फोर्स कांस्टेंट। तो चेंज इन मोमेंटम इज दैट कांस्टेंट फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। जैसे मान लो अगर आपको कोई बोल रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर 2 सेकेंड्स, फाइंड चेंज इन मोमेंटम। तो 10 इंटू चेंज इन टाइम कितना, 2 सेकेंड्स, तो 20 kg/s इज द चेंज इन मोमेंटम। एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी हमने यहाँ पे चिपका ही दिया। सेकेंड सीन क्या बन रहा है बेटा, सेकेंड सीन भी यही है, कुछ अलग नहीं है, यही लिख रहा हूं मैं वापस से, बस यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा हमारा वेरिएबल। अब जैसे यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि फोर्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो लिख देंगे यहाँ पे फोर्स कैसा है बेटा, कांस्टेंट है। कैसा है फोर्स, कांस्टेंट, मतलब फोर्स इज कांस्टेंट मतलब क्या, फोर्स इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फोर्स इज इक्वल टू लिख देंगे हम यहाँ पे कांस्टेंट, फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे फोर्स इज नॉट कैसे लिखेंगे हम, इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम। अब सेकेंड केस क्या बनेगा बेटा कि फोर्स जो लग रहा है वो कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है, मतलब अलग अलग समय पे जो फोर्स लग रहा था वो कुछ अलग था। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो हमको फोर्स देंगे दैट विल बी फंक्शन ऑफ टाइम, वो समय का फंक्शन रहेगा, अलग अलग समय पे कुछ अलग अलग फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पे क्या करना है सर, यहाँ पे भी वही करना है, कुछ अलग नहीं करना है, जो कुछ फंक्शन ऑफ टाइम होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, dp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिख देंगे यहाँ पे, f dt लिख देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dp मतलब वही समय t1 से लेकर क्या t2, यहाँ पे क्या p1 से लेकर क्या लिख देंगे बेटा, p2 लिख देते। तो इंटीग्रेशन ऑफ dp क्या हो जाएगा हमारा, p फ्रॉम p1 से लेकर क्या लिख देंगे p2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो f कांस्टेंट बाहर नहीं निकाल सकते अपन, f बाहर निकाल सकते क्या, नहीं, तो सीधा सीधा यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ f dt। क्यों बाहर नहीं निकाल सकते सर, क्योंकि f इज वेरिएबल, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो कैसे उसको बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ पे f को क्यों बाहर निकाला था सर, क्योंकि f वॉज कांस्टेंट, तो लिखेंगे यहाँ पे क्या, t1 से लेकर सीधा सीधा t2। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, p2 माइनस क्या लिखेंगे, p1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिख देंगे अपन इंटीग्रेशन ऑफ वापस से क्या बेटा, f dt, लिमिट्स फ्रॉम कहाँ से, t1 से लिख देंगे t2। व्हाट इज p2 माइनस p1 बेटा, डेल्टा p। सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, इंटीग्रेशन ऑफ f dt फ्रॉम कहाँ से सर, t1 से लेकर t2। अब यहाँ पे जो आपको f दिया जाएगा वो आप एज इट इज लिख दोगे, क्योंकि f इज अ फंक्शन ऑफ टाइम।
आपको कुछ दिया जाएगा 2t + 4, 4t + 9, t² + 4, कुछ भी जो भी देंगे, तो यहाँ पे हमने f को बाहर नहीं निकाला। तो बेसिक फॉर्मूला जो है वो यही है, बस क्योंकि इस केस में f कांस्टेंट था तो हमने f को बाहर ले लिया और इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम t1 से t2 लिख दिया डेल्टा t, और कुछ नहीं किया बेटा। तो बेसिक फॉर्मूला वैसे तो यही है, बस ये जो है ये इसका जनरलाइज्ड केस है, क्या, व्हेन f इज कांस्टेंट। देखो ना, अगर इसी केस में, इसी फॉर्मूला में अगर हम f को कांस्टेंट कर दे तो f ले लेंगे हम बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या हो जाएगा, t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब डेल्टा t, खत्म। ये यहाँ से, ये सीन यहाँ से स्टार्ट होगा, खत्म, नथिंग चेंज। अब यहाँ से मैं और एक चीज को यहाँ पे आपको डिफाइन करके बोल सकता है, पता है क्या, क्या आपको यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व, मैथमेटिकल टूल्स में हमने एरिया अंडर द कर्व ये टॉपिक के तहत एक टॉपिक पढ़ा था कि एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो देखो बेटा, मान लो, ठीक है, यहाँ पे हम 1 मिनट में फुल स्टॉप ले लेते हैं ये इरेज करने के लिए। 1 सेकंड में यहाँ पे रिकॉल भी कर देता हूँ आपको कि कोई कोई बुक में इम्पल्स को आई भी लिखा है बेटा, तो ठीक है, यहाँ पे हम सीधा सीधा क्या लिख देते कि इम्पल्स मतलब आई ही लिख देते। मैंने कहीं जे गलती से पढ़ लिया होगा, या फिर हो सकता है जे भी होगा, आए, ठीक है, और कहीं लिखा है मैंने आए नहीं। तो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि जैसे अभी देखिए, मान लो आपको यहाँ पे कोई फोर्स टाइम ग्राफ दिया है। कौन सा टाइम ग्राफ दिया है बेटा, फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स और टाइम का ग्राफ दिया है। और मान लीजिए कि फोर्स कांस्टेंट है। कैसा है कांस्टेंट, जो कुछ होगा 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो कुछ होगा, फोर्स कांस्टेंट है फ्रॉम 0 से लेकर समय कहाँ तक, समय t तक। अब अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, चेंज इन मोमेंटम मतलब ही इम्पल्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे इज इक्वल टू आई, क्या है बेटा, सीधा सीधा f इंटू डेल टी। f इंटू डेल टी मतलब क्या बेटा, I इज इक्वल टू दैट कांस्टेंट फोर्स इंटू डेल टी मतलब क्या, T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 मतलब ही क्या बेटा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे इस केस में f कांस्टेंट, मान लो यहाँ पे जो कांस्टेंट फोर्स है वो है f0, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीधा सीधा क्या, f0। T2 क्या है हमारे, देखो फाइनल टाइम t, इनिशियल टाइम क्या है 0, तो फाइनली यहाँ पे मेरा इम्पल्स क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे f0t, f0t। अब अगर आप गौर से देखें f0 इंटू टी, तो क्या है ये f0 क्या है सर, हाइट है, ये रेक्टेंगल है ना, इसकी हाइट है, और t क्या है सर, बेस है। तो क्या मैं कह सकता हूँ बेटा कि एरिया अंडर ft ग्राफ, कौन सा ग्राफ, एरिया अंडर ft ग्राफ गिव्स इम्पल्स। क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, देखिए एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, ग्राफ गिव्स चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, या फिर सीधा सीधा मैं लिख सकता हूं इसको इम्पल्स। क्या लिख दूंगा मैं सीधा सीधा, इम्पल्स। सेकेंड सीन देखो, यही फोर्स अगर कांस्टेंट रहा, मान लो आपका एफटी ग्राफ कुछ इस तरह से है कि अभी फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है भाई साहब। अब कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं इन जनरलाइज थोड़ा उटपट अंग से ऐसा कर्व ही ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ तक का। अब देखो यहाँ पे मेरा समय क्या था, ये केस में मेरा समय क्या था t1, और यहाँ पे इस समय पे मेरा टाइम क्या है बेटा t2, और यहाँ पे f इज फंक्शन ऑफ टाइम, यहाँ पे f इज नॉट फंक्शन ऑफ टाइम, f कैसा है मेरा, कांस्टेंट। तो वापस से वही बात, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, कौन सा ग्राफ बेटा, फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, क्यों सॉरी, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, मेरे को वेलोसिटी टाइम ध्यान में आ गया, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ गिव्स इम्पल्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इम्पल्स, इम्पल्स इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ, क्यों इंटीग्रेशन सर, एरिया अंडर द कर्व वाला कंसेप्ट याद करो, कौन सा, एरिया अंडर द कर्व। क्या होता है, एरिया अंडर कर्व एंड एक्स एक्सिस इंटीग्रेशन ऑफ y dx। तो y क्या है, मतलब फोर्स, तो यहाँ पे y पे क्या है, फोर्स, तो लिख देंगे फोर्स इंटू dx मतलब क्या, dt यहाँ पे x एक्सिस का, और लिमिट्स किसके रहेंगे, x एक्सिस के, क्योंकि dt है तो t1 से लेकर t2, खत्म। तो सीधा सीधा मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि I इज इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम dt, जो कुछ दिया जाएगा फ्रॉम क्या बेटा, t1 से t2। तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको ये जो एरिया है ये मिलेगा, एंड दैट इज नथिंग बट योर इम्पल्स, मतलब चेंज इन मोमेंट। तो इस तरह से भी न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर हो सकते हैं। तो ये हम बेसिक पढ़े बेटा कि व्हाट एक्चुअली इज इम्पल्स,
या फिर क्या कैसे हम इम्पल्स निकाल सकते हैं फ्रॉम ग्राफ बी एंड फ्रॉम फॉर्मूला बी। इस तरफ है आपका ग्राफ, वो भी मैंने आपको इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी मतलब एरिया अंडर द कर्व करके वो भी निकाल के बताया, और इस तरफ है हमारा एनालिटिकल मेथड दैट इज कैलकुलस। क्लियर है? तो ऑल इज सेट टू कैलकुलेट द इम्पल्स बाय दिस मेथड एंड बाय दिस मेथड। लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे फ्रेम किया वो कुछ इस तरह से, बेटा मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, बस पढ़ूंगा, ठीक है, मतलब बोलूंगा, आपको अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो पॉज करके। जैसे मान लो अब बेसबॉल प्लेयर जो था उसने क्या किया, एक बॉल जिसका मास ले लेंगे अपन 0.2 kg, 200 ग्राम का एक बॉल था, 0.2 kg वाले बॉल को बेसबॉल स्टिक से, देखो वो आ रहा था, इधर आ रहा था 20 मीटर पर सेकंड से, कितने से आ रहा था 20 मीटर पर, 30 मीटर कर देते, छोड़ो कितना कर देते 30 मीटर पर सेकंड से आ रहा था इस दिशा में, ठीक है। और बेसबॉल प्लेयर ने क्या किया, उस बॉल को वापस से, जैसे बॉल ऐसा आ रहा था उसने वापस से उधर ही मार दिया बेसबॉल को, सॉरी वापस से उसी दिशा में मार दिया। तो इनिशियल जो वेलोसिटी थी बेसबॉल की वो इस दिशा में थी। फाइनली बेसबॉल कहा गया, बेटा बेसबॉल जब यहाँ पे स्टिक को, बेसबॉल स्टिक थोड़ा ऐसा बना देते अपन, ठीक है, बेसबॉल स्टिक एक से, बेसबॉल स्टिक, ठीक है, ये हैंडल मान लो बेसबॉल स्टिक का, जो कुछ होगा है ना, बेसबॉल स्टिक ने उसको बेसबॉल स्टिक से उसने बॉल को वापस मार दिया, तो बॉल गया बेटा वापस इस दिशा में, कितने से 30 मीटर पर सेकेंड से ही गया, सीधा आया लीनियरली और लीनियरली ही गया। हमको निकालना है इम्पल्स, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो व्हाट इज इम्पल्स बेटा? इम्पल्स इज नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम। मतलब क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मतलब क्या? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे इम्पल्स इज इक्वल्स टू, क्या है मास, देखो मास को मैं लिख देता हूँ कॉमन, यहाँ पे हम लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, क्या है मास, देखिए मास है बेटा 0.2 इंटू व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, देखो फाइनल वेलोसिटी किधर है, इस दिशा में है बेटा, तो लिखेंगे यहाँ पे 30। अब यहाँ पे चाहो तो आप वेक्टर से भी लिख सकते हो, लेकिन क्योंकि जो कुछ मोशंस यहाँ पे हो रहे हैं वो एक ही दिशा में हो रहे हैं, इसलिए आई कैप जे कैप के कैप लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप यहाँ पे 30 आई कैप भी लिख सकते हो और इसको -30 आई कैप भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है सर 30, ये फॉर्मूले का माइनस, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 30, लेकिन दिशा क्या है सर, जो पहले की है वही है क्या? नहीं, अपोजिट है, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे -30। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यही पे गलती कर देते हैं, 30 - 30 0 लिख देते हैं, नो चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स 0। अरे फिर दन का कैसे बैठा उसको, इम्पल्स मतलब दन का ही तो होता है, द न का भर से बुक, अरे है ना, फिर 0 आएगा तो आंसर क्या रहेगा, है ना। तो ये इसी के लिए ये सेम वैल्यू लिया मैंने, क्लियर है। तो जैसे मान लो 30 से आया, 30 से गया, तो फाइनल मोमेंटम क्या है 30 माइनस इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी क्या है 30 माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है -30, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे क्या, कि 30 आई कैप माइनस ऑफ -30 आई कैप, तभी भी आंसर 60 ही आता है ना। तो व्हाट विल बी इम्पल्स इन दिस केस, देखो इम्पल्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.2 इंटू क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे 60, तो 60 इंटू 0.2 हैपन्स टू बी 12, है ना, आई गेस, यस 12 क्या लिखेंगे kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द इम्पल्स विच हैज बीन एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द बेसबॉल की बैट, जो भी उसको बोलते होंगे, बेसबॉल का बॉल, बेसबॉल की बैट। क्लियर है सर? यहाँ पे देखना ये गलत हो सकता है, माइनस माइनस प्लस, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, ओके भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बड़ा लिख दिया लगता। अ हैमर ऑफ मास 2 kg मूविंग विथ 7 मीटर पर सेकेंड strikes the wall and comes to rest in मात्र 0.01 second. Third, find दनका of the force, impulse, change in momentum of the force, average retarding force, मतलब फोर्स निकालना है, ये इम्पल्स निकालना है, ये एवरेज रिटार्डिंग फोर्स निकालना है, और एवरेज रिटार्डेशन मतलब एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सीन बना लेते, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके लिए, जैसे मान लो ये वॉल थी बेटा, ठीक है, वॉल मान लेते इसको, यहाँ पे ये हैमर, ऐसा हैमर, ठीक है, हैमर अभी मेरे को बनाते नहीं आता, हैमर, ये हैमर ऐसा आ रहा था इधर से, कितने स्पीड से आ रहा था बेटा 7 मीटर पर सेकेंड से, कितने से 7 मीटर पर सेकेंड से, और फाइनली आ गया रेस्ट में। कैसा आ गया? फाइनली रेस्ट में आ गया। तो पूछ रहे हैमर का मास कितना है 2 kg, कितना है हैमर का मास 2 kg, तो पूछ रहे कि व्हाट इज द इम्पल्स। तो कैसे निकालेंगे सर? इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मतलब क्या? चेंज इन मोमेंटम मतलब क्या? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम।
तो m को ले लेते भाई साहब कॉमन, लिख लेते v माइनस यू। तो लिखेंगे यहाँ पे I इज इक्वल्स टू व्हाट इज m 2 kg, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी 0, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी 7, तो आंसर हो जाएगा -14 kg मीटर पर सेकेंड। माइनस एन बता रहे कि इस दिशा में मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। क्लियर है भाई साहब? नेक्स्ट क्या है? एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो ये ए लेने थे इसको, ए। नेक्स्ट क्या निकालना है? एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। तो व्हाट इज इंपल्स? इंपल्स क्या लिखेंगे अपन? इंपल्स फोर्स इंटू टाइम, एवरेज फोर्स इंटू क्या लिखेंगे? टाइम। अरे फोर्स क्या होता है अभी देखा ना अपने, देखो इंपल्स इज फोर्स इंटू टाइम। तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं बेटा कि एवरेज फोर्स इज नथिंग बट इंपल्स अपॉन टाइम। और वैसे भी इंपल्स क्या होता है बेटा? एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी, और v माइनस यू अपॉन टी मतलब क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो वही फॉर्म हो गया ये, बस मास और एक्सेलरेशन के फॉर्म में नहीं है, किसके फॉर्म में है? फोर्स यहाँ पे हमको इंपल्स के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। कितना आया हमारा इंपल्स? -14 अपॉन टाइम कितना है? 0.01 सर, मतलब -14 इंटू 10⁻² न्यूटन। कितना? माइनस फोर्स मतलब रिटार्डिंग फोर्स। तो एवरेज रिटार्डिंग फोर्स कितना है? -14 इंटू 10⁻²। जरूरी नहीं कि 0.01 सेकेंड में जितने भी टाइम स्पैन्स होंगे उसमें कॉन्स्टेंटली इतना फोर्स लग रहा था, नहीं, ये एवरेज फोर्स है भाई, कि कॉन्स्टेंटली इतना भी लगता तभी भी उतने समय में उतना ही मोमेंटम चेंज होता जितना कि अलग अलग फोर्स से हुआ होगा। बराबर है। थर्ड क्या निकालना हमको बताओ? थर्ड एवरेज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या? एक्सेलरेशन। तो हमें पता है फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? इट इज फोर्स अपॉन मास। व्हाट इज एवरेज फोर्स? -14 इंटू 10⁻² अपॉन व्हाट इज मास? 2। तो आंसर आ जाएगा -7 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मतलब ये रिटार्डेशन कितना है सर? -200, 2 इंटू 10 सॉरी -700 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। मतलब एक सेकंड में 700 से गति कम हुई है। इतना कम क्या है बेटा? इतना ज़्यादा क्या है? रिटार्डेशन। मतलब बहुत तेजी से वो रेस्ट में आ गया। बराबर है ना? 7 मीटर पर सेकंड से मात्र 0.01 सेकंड में रुक गया वो। तो 700 का रिटार्डिंग फोर्स है, स्टॉपिंग 700 का रिटार्डिंग एवरेज रिटार्डेशन है, मतलब स्टॉपिंग एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए और एक ग्राफ वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें यहाँ पे फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है। कौन सा ग्राफ दिया बेटा? फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ। अब देखो, जब समय 0 था तो कोई फोर्स नहीं लग रहा था, जब समय 1 सेकंड हो गया तो फोर्स लगना स्टार्ट हुआ। 1 सेकंड 2 सेकंड में देखो जैसे जैसे समय बढ़ा फोर्स बड़ा 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 बड़ा, करीबन 2.5 सेकंड वो होगा, 2.5 सेकंड वो स्पैन होगा जब फोर्स क्या हो गया? मैक्सिमम हो गया। क्या हो गया? फोर्स मैक्सिमम। और फिर फोर्स कम 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 हुआ, 4 सेकंड तक फोर्स क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। तो देखिए ना, जब हम किसी को इंपैक्ट करते हैं, है ना, हैमर करते हैं, तो इनिशियली फोर्स बढ़ता 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 है, फिर एक पीक वैल्यू पे पहुंचता है, फिर कम 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 हो जाता है, फाइनली क्या हो जाता है? 0। तो एफटी ग्राफ आपको दिया है और पूछा है कि व्हाट इज द इंपल्स डिलीवर्ड। व्हाट इज द इंपल्स डिलीवर्ड? तो कैसे निकालेंगे? वी नो डैट, क्या पता है हमको? वी नो डैट द एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या देगा हमको? इंपल्स। अब यहाँ पे फोर्स तो फंक्शन ऑफ टाइम दिया नहीं है, लेकिन जरूरत भी नहीं है सर, क्योंकि हम ऐसे एरिया निकाल सकते हैं। हमको पता है ये ट्राइंगल है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? इंपल्स। व्हाट इज इंपल्स? यहाँ पे हम लिखेंगे इंपल्स इज नथिंग बट हाफ इंटू बेस। बेस कितना है? देखो 1 से 4, 4 नहीं लिखना है, 4 - 1, तो बेस कितने का है? 3 का। तो ये हो जाएगा क्या? हाफ इंटू 3 इंटू व्हाट इज द हाइट? हाइट कितना है? देखो हाइट कितना है बेटा? 180 किलो न्यूटन। तो लिखेंगे यहाँ पे 180 इंटू किलो का 10⁻³ न्यूटन। ये करना पड़ेगा। 180 किलो न्यूटन मतलब 180 इंटू 10⁻³ न्यूटन में। तो देखो भाई साहब, 2 1 जार 2 कितने जार? 90 जार, और 90 इंटू 3 कितना होता है? 270। तो ये हो जाएगा 270 इंटू 10⁻³ kg मीटर पर सेकेंड। kg मीटर पर सेकेंड आ रहा है ना? नहीं तो फ्रेम में आ नहीं रहा होगा वो। हाँ, आ रहा है आखिरी में। I इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा बेटा इंपल्स डिलीवर्ड। सेकंड क्या बोल रहा है कि एवरेज फोर्स क्या? अब देखो यहाँ पे फोर्स तो वेरिएबल है, फोर्स कैसा है यहाँ पे? वेरिएबल। तो अगर ये पूछ रहा है कि अगर इतने समय में 3 सेकंड में इतना ही अगर इंपल्स मतलब मोमेंटम चेंज करना होता, तो वो व्हाट वैल्यू ऑफ फोर्स होता जो 3 सेकंड में इतना ही मोमेंटम चेंज करता? तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? हमें इंपल्स उतना ही चेंज करना है, आई, बस what is the impulse because of average force? It is I is average force into क्या लिख देंगे बेटा? डेल्टा टी।
तो व्हाट इज द एवरेज फोर्स, कैसे निकालेंगे एवरेज फोर्स, इट इज इम्पल्स अपॉन टाइम। अभी हमने यहाँ पे भी वही निकाला था, एवरेज फोर्स इज इम्पल्स अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा टी। तो इम्पल्स कितना चेंज करवाना है बताइए, 270 है ना, 270 इंटू 10⁻³ अपॉन कितने समय में करवाना है, 3 सेकेंड में। कितने सेकेंड में, 3 सेकेंड में। तो कितना फोर्स लगेगा एवरेजली, 3 1 जार 3 कितने जार, 90 जार, तो लगेगा 90 किलो न्यूटन। कितना लगेगा, 90 किलो न्यूटन। चलिए इसका ग्राफ भी बना देते हैं अपन। मतलब क्या कि अगर कॉन्स्टेंटली 90 किलो न्यूटन का भी फोर्स लगता, कितना, 90 किलो न्यूटन का फोर्स भी अगर कॉन्स्टेंटली लगता, कब से 1 सेकेंड से 4 सेकेंड तक, ये 3 सेकेंड के लिए अगर कॉन्स्टेंटली 90 न्यूटन का भी फोर्स लगता, तभी भी उतना ही मोमेंटम चेंज होता या फिर उतना ही इंपल्स प्रोड्यूस होता जितना कि ये अलग अलग फोर्स से उतने टाइम में हुआ है। सो ये है वो क्वेश्चन इंपल्स वाला, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन मैं ऐसे ही फ्रेम कर देता हूं आपको यहाँ पे, देखिए आपको जमता है क्या, तो बढ़िया क्वेश्चन है ये। जैसे क्रिकेट तो हम सब देखते हैं, है ना, क्रिकेट फुटबॉल काफी लोगों का फेवरेट भी होता है, ठीक है। जैसे मान लो बॉल आया 36 किलोमीटर, कम हो गया, बहुत कम हो गया, बहुत स्पीड से आता है ना बॉल, तो थोड़ा 108 किलोमीटर पर आवर से, 90 किलोमीटर पर आवर से आया बॉल। कितने किलोमीटर पर आवर से आया बेटा बॉल, 90 किलोमीटर पर आवर से बॉल आया बैट पे। तो ये ले लेते हैं अपन बैट, और उसके ऊपर बॉल कितने से आया बेटा, 90 किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से आया। और बैट्समैन ने बॉल को हिट किया जोर से एकदम, और बॉल भागा यहाँ पे लिखेंगे हम 126 किलोमीटर पर आवर से। 126 किलोमीटर पर आवर से बॉल क्या हो गया बेटा, भाग गया मतलब आफ्टर स्ट्राइकिंग गया। तो जिधर से आया उधर ही गया, ऐसा अपन मान लेते हैं। जो इम्पैक्ट हुआ है बॉल और बैट के बीच में, उसका जो समय दिया है हमें, वो दिया है 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, है ना। तो पूछ रहा है पहला कि ए व्हाट इज इम्पल्स, और बी व्हाट इज एवरेज फोर्स, व्हाट इज एवरेज फोर्स। और मास ऑफ बॉल दिया है हमको, मान लेते 0.5 kg, आधे किलो का बॉल, ठीक है, मान लेते, मानने में क्या जा रहा है, 0.5 kg। तो बोलिए वापस से क्या सीन रहेगा, इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स बेटा बोलो, व्हाट इज इम्पल्स। इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे लिखते हैं इम्पल्स इज चेंज इन मोमेंटम, मतलब ही क्या, F इंटू डी टी। लेकिन फिलहाल हमको यहाँ पे F दिया नहीं है, तो F डी टी अपन लिख नहीं सकते, तो सीधा सीधा लिख देंगे यहाँ पे मास इंटू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है हमारा, u है हमारा 90 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब ये हम लिख सकते हैं बेटा 90 इंटू 5 बाय क्या कर देंगे 18, 18 1 जार, 18 कितने जार 5 जार, तो इसको लिख देंगे 25 मीटर पर सेकेंड। और फाइनल वेलोसिटी क्या लिख देंगे सर बोलो, फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा 126 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 126 इंटू क्या लिखेंगे 5/18। तो शायद से 18 1 जार, 18 कुछ जार होता है क्या, ये 18 7 जार होता है ना, करके देख लेते हैं। 7 8 56 6 5 के 7 5 12, ये इसलिए तो 126 दिया ना मैंने। कितने जार बेटा 7 जार, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 35 मीटर पर सेकेंड। अब चलो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट इज मास बेटा 0.5। फाइनल वेलोसिटी देखो कितना है 35 मीटर पर सेकेंड, किधर है इस दिशा में, तो लिख देंगे पॉजिटिव, ये माइनस फॉर्मूले का। और इनिशियल वेलोसिटी कितना बेटा 90 किलोमीटर पर आवर, मतलब कितना 25 मीटर पर सेकेंड, लेकिन अपोजिट दिशा में है, तो लिखेंगे -25। ये कंप्लीट, यहाँ पे गड़बड़ होने की बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 0.5 इंटू 35 + 20, ये हो जाएगा बेटा 60। आंसर हो जाएगा बेटा हमारा 30। आंसर हो जाएगा हमारा कितना बेटा 30 kg मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हमारा इम्पल्स। सेकेंड क्या निकाला है हमको, एवरेज फोर्स। तो क्या लिखेंगे हम बताओ, एवरेज फोर्स इज नथिंग बट इम्पल्स अपॉन क्या, इम्पल्स अपॉन क्या लिखेंगे बेटा टाइम। सो व्हाट इज इम्पल्स, इट इज इक्वल्स टू 30 अपॉन टाइम इंटरवल कितना है, देखो टाइम इंटरवल 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। तो आंसर आ जाएगा इसका 300 न्यूटन। भाई साहब फोर्स तो न्यूटन में ही रहेगा, फोर्स किस में रहेगा, न्यूटन में। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्पल्स। तो पूरे इसकी हमारी सीख क्या है बेटा, सीख क्या है कि व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स इज इंटीग्रेशन ऑफ ओनली डायरेक्ट क्या लिखेंगे एफ डी टी फ्रॉम क्या T1 से लेकर T2। एफ कॉन्स्टेंट होगा तभी भी ये लिखो, एफ बाहर निकल के फिर ये dt हो जाएगा।
अगर वेरिएबल रहा तो फिर तो यही इक्वेशन है। इस टर्म को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स, है ना। कांस्टेंट रहा तो ये क्या हो जाएगा, एफ बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एफ डेल्टा टी, ऐसा हो जाएगा। कांस्टेंट रहा तो, नहीं तो फिर यही आपको करना है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे एक दूसरा स्टार देते थे, क्लियर है। और दूसरा क्या लिखा बेटा कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या देगा हमको, इम्पल्स, क्या देगा हमको, इम्पल्स। एंड व्हाट इज लास्ट पॉइंट कि एवरेज फोर्स, व्हाट इज एवरेज फोर्स बेटा, इट इज इम्पल्स अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, टाइम इंटरवल इन विच दैट इम्पल्स हैज चेंज। या फिर इम्पल्स को अपन क्या लिख सकते हैं बेटा, चेंज इन मोमेंटम अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, डेल्टा टी, मतलब ये हमारा एवरेज फोर्स, मतलब ये हमारा एवरेज फोर्स। तो इस तरह से हमने ग्राफिकल और एनालिटिकल मेथड से दोनों तरह से इम्पल्स की चर्चा करने की यहाँ पे क्या किया, कोशिश किया, और कोशिश ही हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, तीसरा वीडियो। अगले इसमें हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और उसके साथ एसोसिएटेड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम 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 एवरीवेयर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स, ठीक है। बहुत खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है, इसको डीप में हमको आगे चलकर कोलिजन में भी पढ़ना है, लेकिन फिलहाल हमको बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन्स थर्ड लॉ के तहत अगले सेशन में पढ़ना है। तो तब तक स्टे ट्यून, पढ़ते रहिए, नोट्स निकालते रहिए और अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।